हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक वो है हमारा अजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन ये सब पढ़ लिया था, है ना। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स या फिर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, वो सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। देखो, अजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को और भी क्या बोला जाता है, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, कुछ तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि एक्चुअल में क्या है कांस्टेंट बॉइलिंग, यानी कि जो कि कांस्टेंट कंपोजिशन के ऊपर क्या हो रहे हैं, बॉयल हो रहे हैं, वो होते हैं हमारे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, देखो होता क्या है बच्चों कि जो हमारे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, हमने रोल्स लॉ पढ़ा है, रोल्स लॉ में हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। उसमें देखो होता क्या है कि हमारे पास दो तरीके के मिक्सचर बनते हैं। एक टाइम पे जब पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो क्या होता है कि वेपर प्रेशर हाई हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है मतलब। ठीक है, और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है बच्चों, मिनिमम हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में हम उसको क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, जबकि अगर हम उल्टा देखें कि जब सेकंड केस नेगेटिव डेविएशन वाला आता है तो जब वेपर प्रेशर क्या हो जाता है हमारा, वेपर प्रेशर मिनिमम होगा और बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम। इस केस में हम उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कहते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों ही केस में क्या होता है बच्चों कि जो लिक्विड होता है और जो वेपर फेज होता है उनके अंदर एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है ना। कहने का मतलब क्या है कि जितना लिक्विड हमारा वेपर्स में कन्वर्ट होगा, जितना हमारा लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ वेपर्स क्या हो जाएंगे, कंडेंस होके वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। यानी कि अगर हम उसको उस पर्टिकुलर कंपोजिशन के ऊपर बॉईल कर रहे हैं जब उसके अंदर इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है, अगर उस टाइम पे हम उसको बॉईल कर रहे हैं तो उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, है ना, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स बोला है। ठीक है, और इसीलिए हम उसको मतलब उसकी कंपोजिशन फिक्स है, इस उन्हें क्या कहते हैं, अजियोट्रोपिक मिक्सचर। देखो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो ये क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर हैविंग अ डेफिनेट कंपोजिशन। ठीक है, डेफिनेट कंपोजिशन, डेफिनेट कंपोजिशन, और जो कि बॉईल करते हैं प्योर लिक्विड की तरह। ठीक है, जो कि एग्जैक्टली प्योर लिक्विड ऐसे कुछ होता नहीं है, बट स्टिल अगर हम बात करें कि अगर जो बॉईल करें प्योर लिक्विड की तरह, यानी कि अगर जिसको हम बॉईल भी करें तो जितना वेपर्स में कन्वर्ट होगा उतना ही वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। ठीक है, जो कि हमारे किसकी तरह बॉईल करते हैं, बॉईल लाइक प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड, है ना। उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, ये दो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई जिनकी क्या है, कंपोजिशन डेफिनेट है और जो कि क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं लाइक अ प्योर लिक्विड। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, या फिर अजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। अब एक और जनरल सी मैं आपको एक बात बता देती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले, कि जो अजियोट्रोपिक मिक्सचर हैं बच्चों, उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट क्यों नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि अगर हम उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग टेम्परेचर पे क्या करना चाहेंगे, सेपरेट करना भी चाहेंगे, तो इस टाइम में वो किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो दोनों ही हमारे फेज क्या होंगे, हमें मिलेंगे। तो उस केस में हम, आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में कि क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो इस केस में हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते अगर हमारे पास एक मिक्सचर प्रेजेंट है तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा अजियोट्रोपिक मिक्सचर या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के अलावा नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। क्या कह रहा है कि जैसे हमने एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया। ठीक है, एक वॉलेटाइल हमारा सॉल्वेंट है जिसके अंदर हमने क्या किया, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया।
है ना। तो ये क्या कह रहा है बच्चों कि अगर जो उसका वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है, जो उसका वेपर प्रेशर, अगर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो हमने पढ़ा है कि उसका वेपर प्रेशर चेंज होगा। तो जो बच्चों वो वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, यानी कि कितना सोल्यूट हमने ऐड किया है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पे। समझ आ रही है ये बात आपको? यानी कि मैंने कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट लिया है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूँ 1 मोल लिया, ठीक है, 1 kg लिया, है ना, कुछ भी ऐसे मैं बोल दूँ, तो इस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा मैं सोल्यूट उसके अंदर ऐड करूँगी उतना ही ज़्यादा उसके अंदर वेपर प्रेशर होगा, है ना। तो वो उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, ना कि इसकी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सुक्रोज ले लिया, है ना, यहाँ पे यूरिया ले लिया, एक में वाटर ले लिया, ऐसा करके ऐसे मैंने अलग अलग चीज़ें ली हैं, यूज़ की है, ठीक है। तो उनकी क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा किस पे? उसकी क्वांटिटी पे, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बच्चों? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल सोल्यूशन, जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं उनकी वो प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल लिख लो यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने आयंस उसके अंदर प्रेजेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, जिसको हम किसके अंदर डिसोल्व कर रहे हैं? इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सोलवेंट, जिसको हम किसके अंदर डिसोल्व कर रहे हैं? इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सोलवेंट। फॉर एग्जांपल मैंने फिक्स कर दी है 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट मैंने ले लिया है, उसके अंदर अगर मैं जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर रही हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी उसी के ऊपर क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पे, ठीक है। नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे बच्चों, नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी, ठीक है। जो हमें पढ़नी है वो कौन कौन सी है हमारी? देखो सबसे पहले है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है, ठीक है। और लास्ट हम अगर बात करें तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए हम बात किसकी कर लेते हैं? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें बच्चों रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, तो आप लोग मुझे एक बात बताओ कि हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था कि भाई जब भी हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। सबसे पहले रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि जब भी हम एक वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो हमने देखा है कि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जो उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर था, प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर था वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉल्यूशन। यही होता है कि भाई सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो इसके लिए हमने एक रिलेशन भी निकाला था, है ना, और वो रिलेशन क्या था? ये प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन में डिवाइड बाय प्योर स्टेट इज इक्वल टू किसके ऊपर डिपेंड किया था उसने? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर। इस इक्वेशन से हमें साफ साफ पता चलता है कि ये हो गया हमारा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर, ठीक है। अगर हम इसको और थोड़ा अच्छे से इस चीज़ को समझना चाहें तो बच्चों ये देखो, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, ठीक है। मान लीजिए हमारा जो वेट है जो हमने लिया है वो W1 किसके लिए है? सोलवेंट के लिए, और उसका मोलिकुलर मास कितना है? M1। और सोल्यूट की बात करते हो, वेट हमने कितना लिया है? W2, और उसका मोलिकुलर मास कितना है? M2। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। इन केस ऑफ सोल्यूट वी गेट द सेम, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, ठीक है। और अगर हम इसी को पुट करना चाहें इसके अंदर तो देखो P0 माइनस पी एस डिवाइड बाई ये हो गया
रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। देखो N2 है हमारे पास, W2/M2 डिवाइड बाय W1M1 प्लस में W2/M2, ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है। मान लीजिए हम डाइल्यूट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर हमारा सोल्यूशन कैसा है बच्चों, डाइल्यूट है ना, तो उस केस में जो N2 है उनको हम क्या कर रहे हैं, यानी कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब यही तो हुआ कि भाई सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो यानी कि हम जो N2 है वो बहुत कम है किससे, N1 से। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, N2 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, N2 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कर दिया N2 को भाई नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या निकल के आता है, मान लीजिए P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू क्या था, N2 N1 प्लस में N2। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इस केस में हम इसको क्या, इसके कंपैरिजन में इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। भाई मेरे पास एक तो चीज़ 1 है, एक 0.0000001 है, तो उस केस में अगर हम इसको ऐड भी कर देंगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई मैंने इसको छोड़ दिया, बचेगा क्या मेरे पास, N2/N1। अब पुट करके देखो यहाँ पे, देखो क्या होएगा यहाँ पे, W2/M2 मल्टीप्लाई बाय इसका मास कितना, W1 और इंटू में M1, ठीक है। आ गया यही, है ना, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ये जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि हमने कितना मास हमने सोल्यूट का यूज़ किया है ना, या फिर सोलवेंट का, हमने कितने सोलवेंट के अंदर उसको डिज़ोल्व किया है। आपको लोगों को आ रही है बात समझ में, कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, क्वांटिटी या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे, ना कि नेचर ऑफ द सोल्यूट पे, ठीक है। इससे आगे वाली जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे बच्चों, उनका भी सेम ही प्रोसेस है, यानी कि उनमें भी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर। ये बात आ गई समझ में। अब हमारी नेक्स्ट आती है, एक हमने पढ़ ली है, कौन सी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हमारी सेकंड आती है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकंड हमारी कौन सी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, मान लीजिए मैंने कॉपर सल्फेट का यूज़ किया है, मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर नीचे फिल कर दिया मैंने कॉपर, कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। ऊपर मैंने क्या यूज़ किया है, वाटर, ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट में मैंने क्या यूज़ किया है बच्चों, वाटर, ठीक है। अभी के लिए इनके बीच में कोई ना कोई लेयर हमें दिख रही होगी, भाई ऊपर ऊपर वाटर प्रेजेंट है, नीचे नीचे कंसनट्रेटेड, यानी कि इसका डार्क कलर है हमारे पास, कंसनट्रेटेड जो कॉपर सल्फेट होता है उसका कैसा कलर होता है, ब्लू कलर होता है ना, तो नीचे नीचे हमारा ब्लू कलर है, ऊपर हमारा लाइट यानी कि जो वाटर है, ठीक है, वो प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं एक विजिबल सी लेयर हमें दिख रही होगी, भाई इन दोनों के अंदर एक सेपरेशन होगा, भाई ऊपर ऊपर ये सॉल्वेंट है और नीचे नीचे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। कुछ टाइम बाद जब हम देखेंगे इसको, अगर हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें कुछ दिन के लिए मान लो, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे बच्चों कि कंप्लीट सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा हो चुका होगा। भाई ये डार्क था, ये सिंपल वाटर था, तो कहीं ना कहीं मेरे केस में इसको लाइट की, यानी कि इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन का कलर कैसा हो चुका होगा, लाइट ब्लू के आसपास होगा, है ना, लाइट कलर हमारा इसका हो चुका होगा, है ना। लाइट कलर होने का मतलब क्या है बच्चों, कि कहीं ना कहीं जो हमारी चीज़ें हैं, यानी कि जो कंसनट्रेटेड हमारा सोल्यूशन है वो और वाटर कहीं ना कहीं मिक्स हुए हैं, है ना, मिक्स हुए हैं, तभी तो उनका कलर आपस में क्या हुआ है, मिक्स हुआ है, और वो कलर क्या हुआ है, लाइट हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हुआ बच्चों, यानी कि हमारा जो कलर लाइट हो गया, यूनिफॉर्मली हमारा पूरा कलर सेम हो गया धीरे धीरे, है ना, कुछ टाइम के बाद, यानी कि हमारा एक होमोजीनियस टाइप ऑफ मिक्सचर बन गया। तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल किसमें, क्या, किसके, सोल्यूट के, है ना, और सोलवेंट के, ठीक है, सोल्यूट के एंड सोलवेंट के। किस लिए,
एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाने के लिए, होमोजीनियस मिक्सचर, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? डिफ्यूज़न, यानी कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन. Spontaneous mixing of particles of solute and solvent to form a homogeneous mixture is known as diffusion. एक सिंपल सी बात है ये, ठीक है. अब इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों कि अगर मैं यही चीज़ ऐसे कर लूँ कि मैंने एक बीकर लिया है, ठीक है, इस साइड मैंने क्या किया? कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया, इस साइड मैंने क्या किया? सॉल्वेंट यानी कि हमारा वाटर ले लिया. दोनों की मैंने जो इनका लेवल था वो सेम रखा, ठीक है. तो ये हमारा कॉपर सल्फेट जो कि कंसनट्रेटेड है, ठीक है. तो लेकिन इसके बाद मैंने क्या कर दिया? इनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ किया है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है जो कि सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल को ही अपने अंदर से पास होने देगी, ठीक है. सेमी परमिएबल यानी कि कंप्लीट सारे मटेरियल को परमिशन नहीं देगी अपने अंदर से जाने के लिए, ठीक है. तो भाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मैंने यूज़ किया जो कि क्या करेगी? सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट मोलिक्यूल को अलाउ करेगी, सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करेगी? सोलवेंट मोलिक्यूल को अलाउ करेगी, लेकिन सोल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करेगी अपने अंदर से पास होने के लिए. ये बात आगे समझ में, ठीक है. वो होगी हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. कुछ टाइम बाद हम क्या देखेंगे बच्चों कि ये जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है वो इसके अंदर मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इस वाले इधर का सॉल्यूशन का जो लेवल होगा वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो चुका होगा और इसका लेवल डिक्रीज हुआ है, ठीक है. कंसनट्रेटेड वाले का लेवल इंक्रीज हो चुका होगा और इसका लेवल डिक्रीज. यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ने क्या किया है? एंटर किया है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है. इसीलिए इसका लेवल क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है. तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? ऑस्मोसिस कहलाता है, यानी कि नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यानी कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ से? सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट पार्ट से सॉल्यूशन के अंदर टू द सॉल्यूशन. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ये भी तो हो सकता है ना भाई. ये लेस कंसंट्रेटेड था, ये मोर था, फ्रॉम लेस टू मोर चीज़ें ने मूव किया, तो ये भी हमारा क्या हो गया? ऑस्मोसिस प्रोसेस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यानी कि सब ये याद रखना कि जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड लिक्विड गैस किसी में भी हो सकता है, जबकि जो ऑस्मोसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? हमारा लिक्विड्स के अंदर होता है, ठीक है. ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यानी कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन टू अ मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जहाँ पे हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ किया, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस. अगर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है तो दैट इज डिफ्यूजन. अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसके अंदर से सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव किया, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस. ये बात आगे समझ में आप लोगों को, ठीक है. अब अगर देखो यहाँ से चीज़ें कहाँ पे मूव करेंगी? मेम्ब्रेन के बाहर, है ना. और यहाँ से अगर इस साइड के लिए हम देखें तो चीज़ें कैसे मूव करेगी? मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है. तो अगर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या फिर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो रहा है कहाँ? इनसाइड द मेम्ब्रेन, inside the membrane, that is known as एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस. और अगर बाहर की तरफ हो रहा है, अगर आउटसाइड द मेम्ब्रेन हो रहा है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस, दैट इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द मेम्ब्रेन इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस एंड आउटसाइड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है. ये बात आगे समझ में. अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं. देखो ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करें बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है भाई. इसके अंदर से इसके अंदर चीज़ें मूव कर रही हैं, है ना. मुझे क्या करना है? ये स्पॉन्टेनियस फ्लो है, यानी कि अपने आप हो रहा है. स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं? जो कि अपने आप, जिनको किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा है प्रोसेस. अगर मुझे इस फ्लो को रोकना है तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. भाई मुझे नहीं चाहिए कोई चीज़, तो मैंने क्या कर दिया? एक प्रेशर अप्लाई कर दिया. भाई मुझे नहीं चाहिए, यानी कि अगर मैं इस लेवल को ऊपर ही ना आने दूँ, मैंने यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है. जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स है रुक गया, है ना. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल क्या हो गया? रुक गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि
कि कहीं ना कहीं मैंने इतना प्रेशर अप्लाई किया है जिससे कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल रुक गया, तो वही हमारा जो प्रेशर है दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि मिनिमम प्रेशर, कम से कम वो प्रेशर, मिनिमम प्रेशर that is required to stop the movement of solvent particles from a less concentrated solution to more concentrated solution। कम से कम वो प्रेशर जो कि मुझे अप्लाई करना पड़ा टू स्टॉप द मूवमेंट, है ना, फ्रॉम अ लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। यही हमारा क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ। ये बात आई समझ में आप लोगों को। अब एक और बात देखो यहाँ से कि अगर मैंने इससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, भाई मैंने जितना प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया इतना किया कि बस ये पार्टिकल की मूवमेंट इधर बंद हो जाए, सिर्फ इतना। ठीक है, वहीं अगर मैं इस प्रेशर को बढ़ा दूँ, अगर मैं इस प्रेशर को मैंने इंक्रीज कर दिया बच्चों, तो कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट है अपोजिट नहीं हो जाएगी। भाई पहले यहाँ से यहाँ मूवमेंट होती, अब मैंने प्रेशर अप्लाई कर दिया, अब मूवमेंट रुक गई है, ना इधर से इधर मूव कर रही है, ना इधर से इधर मूव कर रही है। लेकिन अगर मैं यहीं इस प्रेशर को बढ़ा दूं तो कहीं ना कहीं चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, यानी कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कहाँ से होने लग जाएगा, यहाँ से यहाँ पे होने लग जाएगा, यानी कि मोर कंसनट्रेटेड से कहाँ पे चला जाएगा, लेस कंसनट्रेटेड के अंदर। ठीक है, अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया है तो मूवमेंट क्या हो गई, अपोजिट, यानी कि हमारा जो ऑस्मोसिस प्रेशर था वो रिवर्स हो गया, तो उसी को हमने क्या बोला, रिवर्स ऑस्मोसिस बोला बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, यानी कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ये हमारा आरओ सिस्टम जो इसको हम बोलते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ें मूव कर रही है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्यों, अगर मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया तो। ठीक है, दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। अब एक और बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो हमारा डीसैलिनेशन होता है सी वाटर का, रिवर्स ऑस्मोसिस कहाँ पे यूज़ होता है, नॉर्मली हम घर पे भी देखते हैं जो आरओ हमारा यूज़ होता है, उसके अलावा जो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर होता है, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर यानी कि जो उसको जो सी वाटर होता है उसके अंदर से सोल्ट को क्या करना, सेपरेट करना, उस प्रोसेस के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर का, रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, और प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और इससे आगे का टॉपिक हम इसके बाद वाली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।